मैं सर नौफल और हैदराबाद से सर नौफल्स एकेडमी। सवाल आईआर का है। सी एस एस 2020 आईआर का पेपर 1 है ये। और सवाल है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म एंड रिलेट इट्स कोर इंटरेस्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू इम्पीरियलिज्म। अब ये जो सवाल आपके सामने है, आपने देखा कि ये इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ था, ये आपने पढ़ा और आप लोगों ने यकीनन ये सवाल जो है वो देखा भी होगा। तो मैं इसको आप बता दूं कि ये सिलेबस के नंबर 5 पोर्शन में सीएसएस के आईआर के पेपर में मेंशन हुआ है कि आप जब आइएगा एग्ज़ाम देने के लिए तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकनॉमी को पढ़ के आइए। और इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकनॉमी, जिसको हम आईपीई भी कहते हैं, इत्तेफाक से सीएसएस के आईआर के पेपर 1 के अंदर इसके 2 सवाल हैं। दूसरा सवाल भी मैं सॉल्व करवा चुका हूँ और उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल के ऊपर। इस वक्त मौजूद बहस जो है वो इकोनॉमिक लिबरलिज़म के हवाले से जो ये थ्योरी ऑफ इम्पीरियलिज़म है, ये इस वक्त हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे मुख्तसर तरीन वक्फे के अंदर। तो देखिए, सवाल में उसने पूछा है कि आप ये बताइए, एक्सप्लेन कीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज़म। अब ये इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या है? सीएसएस के अंदर आपको पता है कि आईआर जब आप पढ़ते हैं तो 2 आइडियाज़ को आप बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं। और वो 2 आइडियाज़ जिनको हम सीएसएस के अंदर बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं वो लिबरलिज्म और रियलिज्म है। और आप जानते हैं कि लिबरलिज्म जो है वो वर्ल्ड वार 1 के बाद का एक कॉन्सेप्ट था लीग ऑफ नेशन के हवाले से, और उसके हवाले से फिर चीज़ें वो बहुत डिटेल में हो जाएंगी। और रियलिज़म जो है वो वर्ल्ड वार 2 के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के कॉन्सेप्ट के सिनेरियो में जो है वो आगे बढ़ता है। ये इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या है? इकोनॉमिक लिबरलिज्म दरअसल जो कॉन्सेप्ट है वो इकोनॉमिक लिबरलिज्म का, वो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि मैं इसको अगर थोड़ा सा नीचे करूँ स्लाइड को, तो मैंने इसका आंसर बना के रखा हुआ है कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म, ये देखिएगा ज़रा, ये आपके सामने आ रहा होगा। इकोनॉमिक लिबरलिज्म इज़ कॉमनली नोन एज न्यू लिबरलिज्म। तो अब आपको ये पता चल गया कि एग्जामिनर ने दरअसल आपके साथ थोड़ा सा खेल भी खेला है। वो एक टर्म बना के लेके आया, हालांकि टर्म बना के नहीं लेके आया, टर्म तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर मौजूद है, लेकिन अगर आपने डिटेल स्टडी नहीं की होगी तो आप इस चीज़ को समझ नहीं सकेंगे और आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ही जो है वो चारों शाने चित हो जाएंगे। तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म के हवाले से जो ये सवाल उसने बनाया है, बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द, आप देख सकते हैं कि न्यू लिबरलिज्म, ये न्यू लिबरलिज्म के लिए बेसिकली इसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म। आज के दौर में जो है वो न्यू लिबरलिज्म दरअसल इकोनॉमिक लिबरलिज्म को ही जो है वो आप कह सकते हैं। तो बहरहाल सवाल की तरफ जाते हैं। वो कहता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म, यानी कि वो आपसे कहना चाह रहा है कि आप न्यू लिबरलिज्म के बारे में क्या जानते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर वो इसको न्यू लिबरलिज्म नहीं कह रहा है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म कह रहा है, तो उसके जहन में कुछ ना कुछ खाका मौजूद है जिसकी वजह से वो ये ऐसा कह रहा है। और इसी खाके को उसने आगे जो है वो रिलेट कर दिया है कि इट्स कोर इंटरेस्ट, इस इकोनॉमिक लिबरलिज्म का जो कोर इंटरेस्ट है वो आप रिलेट कीजिए किसके साथ? न्यू इम्पीरियलिज्म के साथ। अब न्यू इम्पीरियलिज्म एक और टर्मिनोलॉजी लिया है, इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म हम पढ़ते रहे कि जो है वो कॉलोनियलिज्म, ममालिक, डिफरेंट ममालिक अपना इक़्तिदार जो है दूसरे ममालिक के अंदर जो है दूसरी इलाक़ों के अंदर जाके जो है वो बनाते हैं, और यूँ जो है एक इम्पीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है। ये न्यू इम्पीरियलिज्म क्या आ गया? याद रखिए, आप लोग जो हैं वो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि एन ई ओ न्यो के क्या मतलब होते हैं। एन ई ओ न्यो जो है वो एन ई डब्ल्यू न्यू के ही साइनोनिमस है, यूँ समझ लीजिए, यानी कि नया इम्पीरियलिज्म क्या है। तो बहरहाल 2 लफ्ज़ अब आपके सामने आ रहे हैं। वो कह रहा है कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म यानी कि नया लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म जो है इकोनॉमिक लिबरलिज्म है, और उसको रिलेट कीजिए उसके कोर इंटरेस्ट को कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू इम्पीरियलिज्म। तो पहले तो आपने ये समझ लिया कि जो है वो ये इकोनॉमिक लिबरलिज्म जो है वो दरअसल न्यू लिबरलिज्म को ही कहते हैं। अब ज़रा देख लेते हैं कि न्यू लिबरलिज्म के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, न्यू लिबरलिज्म जो है वो दरअसल क्या है। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जो है वो इस आइडिया के हवाले से कि जो है वो लिबरलिज्म क्या है, तो फिर हमारी समझ में न्यू लिबरलिज्म भी आसानी से आ जाएगा, यानी कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म भी हमारी समझ में आ जाएगा कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म है क्या। तो लिबरलिज्म के अंदर 3 मेन पॉइंट्स हैं।
और वो तीन मेन पॉइंट्स इस वक्त आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। पहला पॉइंट है कि रिजेक्शन ऑफ पावर पॉलिटिक्स, यानी कि इसके अंदर जो है वो ये दुनिया का वो दौर था जबकि जंग अजीम अव्वल हुई और उसके बाद जो है वो एक पावर पॉलिटिक्स नज़र आई, पावर पॉलिटिक्स का डिस्प्ले हुआ और उसके नतीजे में फिर लिबरलिज्म आता है और वो रिजेक्ट कर देता है इस पावर पॉलिटिक्स को एज द ओनली पॉसिबल आउटकम ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इट क्वेश्चन सिक्योरिटी वॉरफेयर प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म। ठीक है जी, बहरहाल इसका मकसद सिर्फ सिंपल इज़ दैट ये कि रिजेक्शन ऑफ पावर पॉलिटिक्स की तरफ जाता है। लिबरलिज्म कहता है कि आपको पावर का गेम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पावर पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है वो ज़ोर आजमाई की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट उसका ये है कि इट एसेंचुएट्स म्यूचुअल बेनिफिट्स। वो दरअसल जो है वो किस चीज़ की तरफ आपको लेके जाना चाहता है, म्यूचुअल बेनिफिट्स की तरफ, यानी कि इंटरडिपेंडेंसी की तरफ लेके जाना चाहता है। लिबरलिज्म कहता है कि आप दुनिया के अंदर कोऑपरेशन बढ़ाइए, एक दूसरे की तरफ इन्हिसार बढ़ाइए। जब आप एक दूसरे की तरफ इन्हिसार को बढ़ाएंगे तो खुद ब खुद ही जो है वो दुनिया के अंदर अमन कायम हो जाएगा। नंबर तीन वो कहता है कि इट इम्प्लीमेंट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, अब ये सब कुछ किस तरह से होगा, ये एक अहम बात हो गई कि ये सब कुछ किस तरीके से होगा। अगर आप चाहते हैं कि पावर पॉलिटिक्स कम हो जाए और आप चाहते हैं कि जो है वो म्यूचुअल बेनिफिट्स जो है वो दुनिया जो है म्यूचुअल बेनिफिट्स की तरफ आए और आपस में कोऑपरेशन को बढ़ाए, तो उसके लिए तीसरा वो कहता है कि इट इम्प्लीमेंट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि वो कहता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, यानी कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जैसा कि उस ज़माने में हुआ और लीग ऑफ नेशन बनाई गई। लीग ऑफ नेशन के ज़रिए से ये दो काम करने की कोशिश की गई कि पावर पॉलिटिक्स को जो है वो रिजेक्ट किया जाए और जो है वो उसके साथ साथ दुनिया के अंदर इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए। ये जी करने की कोशिश किसके ज़रिए से की गई, ऑर्गेनाइजेशन के क़याम के ज़रिए से। तो ये जो है वो लिबरलिज्म का जो है उस वक़्त का आइडिया था। कहता है दिस स्कूल ऑफ थॉट एम्फसाइजेस थ्री फैक्टर्स टू एनकरेज मोर कोऑपरेशन लेस कॉन्फ्लिक्ट अमंग द स्टेट्स। अब आपकी समझ में आ गया कि ये जो लिबरलिज्म है दरअसल ये एक एक बढ़ते हुए कोऑपरेशन के बढ़ावे का नाम है। तो वो कहता है कि यहाँ पे ये तीन जो चीज़ें हैं वो इसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब वो तीन जो चीज़ें क्या हैं वो देख लेते हैं। कहता है कि इसके लिए आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आज के दौर में जो है वो यूनाइटेड नेशंस है। ठीक है जी, पहला उसने ये बताया कि आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा उसने ये बताया कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इसका एक बेसिक पॉइंट होगा कि आप बैन अवी तौर पर ट्रेड की तरफ तक जाएं। ये है वो इकोनॉमिक लिबरलिज्म का जो पॉइंट है, वो यहाँ से जो है वो इकोनॉमिक लिबरलिज्म को जो है वो आप समझ सकते हैं कि आप ट्रेड की तरफ जाएंगे। बिकॉज व्हेन कंट्रीज इकोनॉमीज आर इंटरकनेक्टेड थ्रू द ट्रेड, दे आर लाइक लेस लाइकली टू गो वॉर विद ईच अदर। तो लिबरलिज्म के अंदर जो दूसरा पॉइंट है वो इकोनॉमिक लिबरलिज्म की तरफ लेके जाता है कि आप इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो जाएंगे। ये जो लिबरलिज्म का ये कॉन्सेप्ट है इसी को ही हम न्यू लिबरलिज्म के तौर पे भी देखते हैं, क्योंकि न्यू लिबरलिज्म भी दरअसल जो है वो उसी का ही नाम इकोनॉमिक लिबरलिज्म है कि आप इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो जाएं, आपकी पॉलिटिकल इकोनॉमीज जो है वो क्रिएट हो जाएं, आप इकोनॉमिकली जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हो और आप इकोनॉमिकली जो है वो एक दूसरे पे इन्हिसार करें। जब आप इकोनॉमिकली एक दूसरे पे इन्हिसार करेंगे तो आप गुस्से में नहीं आएंगे। आपको के दिल में कोई अगर कोई ख्याल आ रहा है, भले वो जायज़ है या नाजायज़ है, तो आप उसको जोरी के रास्ते से मनवाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आपके कुछ जो है वो इकोनॉमिक मफादात होंगे और अगर आपने कोई ज़्यादा चूँ चरा करने की कोशिश करी तो आप पे सैंक्शंस लग सकते हैं, दुनिया आपका बाइकाट कर सकती है और यूं आप जो है वो एक लिमिट में रहते हैं। आपसे मुराद मेरी कोई भी नेशन स्टेट है। इसके बाद वो तीसरा वो कहता है कि और इसके लिए ज़रूरी है कि आप स्प्रेड करें डेमोक्रेसी को, क्योंकि जंग अजीम अव्वल के अंदर लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया। लोगों से मुराद उस ज़माने के मुफक्रीन आज़म हैं, जो भी उस वक़्त के पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, पॉलिटिशियंस थे, फ़िलोसोफर्स थे और जो वॉर स्पेशलिस्ट थे, या उस ज़माने के जितने भी एक्सपर्ट्स अगर जनरली कह लें, तो उनका ये ख्याल था कि दुनिया को जंग अजीम अव्वल के अंदर धकेलने
वाले ज़्यादातर डिक्टेटर्स और बादशाह हैं, अगर दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी होती तो शायद दुनिया वर्ल्ड वॉर वन में नहीं जाती। तो इसलिए उस वक्त जो लिबरलिज्म का जो तीसरा मेन जो बेस है वो है टू स्प्रेड द डेमोक्रेसी। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी होगी तो ये राय किसी भी किस्म के, अगर कोई नेशन स्टेट कोई फैसला लेने जाएगी तो उसके अंदर जो है वो सब आवाम की राय होगी, और जब सब आवाम की राय होगी तो यकीनन आवाम किसी भी मुल्क ये नहीं चाहती कि उनका मुल्क जो है वो किसी जंग के अंदर या बड़ी जंग का हिस्सा बन जाए। अब सवाल के अगले हिस्से की तरफ जाते हैं जो कि CSS के अंदर उसने IR के अंदर पूछा है, और वो ये है कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म इस के क्या है, ये इकोनॉमिक लिबरलिज्म को आप किस तरह से रिलेट करेंगे न्यू जो है वो किस तरीके से आप इकोनॉमिक लिबरलिज्म को जो है वो आगे रिलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले इकोनॉमिक लिबरलिज्म को थोड़ा सा देख लेना चाहिए, इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या है। तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म को देखने के लिए कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म किस तरीके से इंटरलेट करता है न्यू इंपीरियलिज्म के साथ, तो वो कहता है कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म इज कॉमनली नोन एज न्यू लिबरलिज्म टुडे। ये न्यू लिबरलिज्म ही है, और न्यू लिबरलिज्म जो है वो क्या है, इट इज़ असेंशली rehashed version of the supply side trickle down and free market capitalism with the strong emphasis of deregulation and multinationalism। अब ये पूरा का पूरा जो लाइन है ये आप हो सकता है कि एक लम्हे के लिए ना समझ सकें, तो मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म दरअसल जो है वो ज़रूरी तौर पे एक नया वर्जन है ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट का। और ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट का मतलब ये है कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म दरअसल प्रमोट करता है कि जो पावर है, जो इकोनॉमी है, वो बड़े बड़े हाथों से निकल के छोटे हाथों में आ जाए। किसी छोटे इंडिविजुअल्स के पास भी जो है वो इकोनॉमी के फैसले लेने की ताकत हो। किसी मुल्क के अंदर बड़े बड़े जो जाइंट्स, इकोनॉमिकल जाइंट्स बन चुके हैं, उधर से अब ये टूटे और ट्रिकल डाउन होके जो है ये इसका जो सेंटर है, कोर जो है, वो छोटे सेंटर्स की तरफ चला जाए। अब ज़रूर जो कि पहले आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो है वो जॉइंट्स आज भी, पहले क्या आज भी इस वक्त मौजूद हैं। तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म दरअसल उस आइडियोलॉजी, उन उसूलों का नाम है, उन चाहने वालों का नाम है जो कि चाहते हैं कि दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े इकोनॉमिक जाइंट्स हैं वो ख़त्म हो, और जो है वो ये छोटे छोटे जो है वो सेंटर्स बने। और इसी को कह रहा है कि इट इज़ असेंशियली अ रीहैश version of supply side and trickle down and free market capitalism with a strong emphasis on deregulation and multinationalism। अब वो इसको किस तरीके से आप इस ट्रिकल डाउन करेंगे, किस तरीके से आप बड़े जिनों को ख़त्म करेंगे, उसके लिए आपको ये जो लफ्ज़ आखिर में है ना, मल्टीनेशनलिज्म, इसको जो है वो आपने जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा, डीरेगुलेट करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा। मल्टीनेशनलिज्म क्या है? मल्टीनेशनलिज्म जो है वो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं। ब्रिटिश पेट्रोलियम आप देखिए बहुत बड़ी जो है वो एक इदारा है, और वो पूरी दुनिया के अंदर जो है बहुत सारी पॉलिसीज़ पे इफ़ेक्ट करता है। उसके करता धरता जो है वो पूरी दुनिया की सियासत को भी जो है वो कभी कभी जो है वो अपने जो है वो हाथों में ले लेते हैं। ये मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो मल्टीनेशनल्स हैं, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, और ये कभी कभी जो है वो रियासतों के की पॉलिसीज़ पे इफ़ेक्ट करते हैं और रियासतों को आपस में लड़वा देते हैं। ये मैं इतनी बड़ी बात मतलब लिमिट क्रॉस करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मल्टीनेशनल्स का इस वक्त कितना बड़ा रोल है, हम नहीं समझ सकते वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। ये मल्टीनेशनल्स जो हैं वो अपने पसंद के पॉलिटिशियंस को प्रोमोट करते हैं, उन पर फाइनेंसिंग करते हैं, और यूं जो है ये एक नई जो है वो इमारत, एक नई जो है वो हुकूमत जो है वो कायम कर लेते हैं किसी सूरत में किसी भी रीजन के अंदर। यानी कि ये सामने तो नहीं होते लेकिन छुपे हुए होते हैं। तो बस यही जो है वो इस सवाल का जवाब है कि जो इकोनॉमिक लिबरलिज्म है वो दरअसल जो है वो इलाज है किस चीज़ का? पॉलिटिकली जो है वो लिबरलिज्म का। और जो ये जो इकोनॉमिक लिबरलिज्म है दरअसल ये
किस तरीके से आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है, तो ये दरअसल रिलेट होता है न्यू इम्पीरियलिज्म के साथ। ये न्यू इम्पीरियलिज्म क्या है, तो उसने बता दिया कि न्यू इम्पीरियलिज्म दरअसल इज़ अ डोमिनेशन। ये सुनिएगा, ये वाला हिस्सा, ये देखिएगा। वो कहता है कि न्यू इम्पीरियलिज्म इज अ डोमिनेशन एंड समटाइम्स इवन हेजमनी ओवर अदर, primarily by war, by way of formally free legal agreements, economic power and cultural influence। वो कहता है कि न्यू इम्पीरियलिज्म दरअसल किस चीज़ का नाम है, ये एक नया डोमिनेशन का तरीका है। न्यू इम्पीरियलिज्म आज के दौर में एक नया डोमिनेशन आपका जो है, वो डोमिनेशन को मैं क्या किस तरह से ट्रांसलेट करूं कि हावी होने का एक नया तरीका है। पहले दो दौर में तो दुनिया जो है वो हावी हो जाती थी, असलहे के दौर पे फौजें चढ़ जाती थी और एक जो है वो आप किसी इलाके के ऊपर अपनी मनमानी करने के लायक हो जाते थे। लेकिन आज आप किसी किसी रीजन के ऊपर, किसी पॉपुलेशन के ऊपर आप अपनी मनमानी करना चाहते हैं, तो अब आपको इम्पीरियलिज्म की ज़रूरत नहीं है, बल्कि न्यू इम्पीरियलिज्म की ज़रूरत है डोमिनेशन करने के लिए। अब वो डोमिनेशन आप किस तरीके से करते हैं, वो डोमिनेशन आप जो है वो करते हैं लीगल एग्रीमेंट्स के ज़रिए से। आप जो है वो लीगल एग्रीमेंट्स कर लेते हैं इंटरनेशनल लॉ के तहत। आप जो है वो इकोनॉमिक पावर्स को इस्तेमाल करते हैं, इकोनॉमिक पावर इसमें इस्तेमाल होती है, और फिर कल्चरल इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल होता है। ये तीन चीज़ें अगर आपकी समझ में आ गई तो आपको न्यू इम्पीरियलिज्म समझ में आ जाएगा। और न्यू इम्पीरियलिज्म असल में डोमिनेशन का नाम है, इम्पीरियलिज्म भी डोमिनेशन का नाम है, और न्यू इम्पीरियलिज्म एक नई डोमिनेशन का नाम है। इम्पीरियलिज्म पुराने तरीके से जब आप डोमिनेट करते थे तो वो इम्पीरियलिज्म कहलाता था। न्यू इम्पीरियलिज्म नए तरीके से डोमिनेट करने का नाम है, और नए तरीके से जो आप डोमिनेट कर रहे हैं उसके अंदर आप दरअसल इकनॉमी को इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि सवाल के आगाज़ में आपसे बोला गया कि आप हमें बताइए कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या है, तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म दरअसल इसी चीज़ का नाम है कि आप जो है वो न्यू इम्पीरियलिज्म के अंदर इकोनॉमिक लिबरलिज्म को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और एक न्यू इम्पीरियलिज्म दरअसल जो है वो एक नया तरीका है डोमिनेशन का दुनिया के अंदर। और वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, लीगल एग्रीमेंट्स बनाइए, आप इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक अपने आप को इकोनॉमिकली पावरफुल कीजिए, आपका कल्चर इतना इन्फ्लुएंशियल हो कि दूसरे कल्चर्स को जो है वो उस पर हावी हो जाए। तो इस तरीके से आप जो है वो दुनिया के अंदर डोमिनेशन हासिल कर सकते हैं, और इसको जो है वो न्यू इम्पीरियलिज्म के तौर पे कहा जा रहा है। और यूँ जो है मैं समझता हूँ कि हम इस सवाल को जो है वो सॉल्व करने में कामयाब हो गए। जो सवाल था वो ये था कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म एंड रिलेट इट्स कोर इंटरेस्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू इम्पीरियलिज्म। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म दरअसल रिलेट होता है न्यू लिबरलिज्म के साथ, कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म के ज़रिए से आप एक नया डोमिनेशन हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको वॉर की ज़रूरत नहीं है। आप लीगल एग्रीमेंट्स कीजिए, कौमों को लीगली बाउंड कीजिए, कानूनी तौर पे बाउंड कीजिए, आप इकोनॉमिकली उनको जो है इंटरडिपेंडेंट करके इकोनॉमिकली जो है वो आप उनको काबू कीजिए, ताकि वो कोई किसी किस्म की बदतमीज़ी का मुजाहरा ना करें, कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश नहीं करें जिससे कि वर्ल्ड पीस जो है वो ख़तरे में पड़ जाए। और फिर दूसरी बहुत सारी मल्टी डायमेंशंस हो सकती हैं। इन दो पॉइंट्स के ज़रिए से आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिज़ाइन कर सकते हैं। आप अपने भी जो है वो जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको इसके ज़रिए से परसू कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है वो स्कूल ऑफ जो है वो आपके पास थॉट्स आ सकते हैं, वे ऑफ थॉट्स आ सकते हैं, जो कि आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट CSS इज़ द गेम ऑफ राइटिंग। if you have the skills of writing, if you have the command on this skill, that how you are going to express your ideas, how you use your packets of information within the ambit of the given question, this is the entire game of CSS. No doubt that you should first you should have the basic concepts about the all related subjects, related topics, related terminologies. But this is the game which is beyond the 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 the, the way of
attempt any examinations like you do in other examinations, like if you are giving the examination of your master's subjects or graduation subjects, so that is a different sort of game. But when you are in the game of CSS, you should have the analytical approach. This is the main thing, and how you can develop this art, this is actually based upon your own skills. सो आई होप कि आपको इसका आंसर मिल गया है। सॉरी, वो एक फ़ोन कॉल आ गई थी और मैं उसको अटेम्प्ट कर रहा था। एनीवे आपको इसका आंसर मिल गया होगा। मैंने कोशिश की कि मुख्तसर वक्त के अंदर आपको इस सवाल को सॉल्व करा दूँ। थैंक यू वेरी मच।